Everyone, today I'll discuss about heat transfer. And we know already about heat. Heat is the form of energy, and heat always transfer from higher level to lower level. We can say higher temperature to lower temperature. मतलब क्या होता है कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है हायर से लोअर की तरफ। इस चीज़ को हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टोटल तीन तरीके से होता है। देर आर टोटल थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. First one is the conduction method, second one is the convection method, another one is the radiation method. मतलब पहला मेथड जो है वो कंडक्शन मेथड है जो सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है. नेक्स्ट वन कन्वेक्शन मेथड, दैट वन इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, एंड रेडिएशन फॉर गैस. तो ये तीन कंडीशन है. यदि इसको समझना चाहें बेटर तरीके से तो उसका हम लोग अलग अलग से देखेंगे. बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लो ये फायर है. फायर मतलब कुछ इस तरह से लकड़ी यहाँ पे ले लिए, उसको आग लगा दिए, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फायर जनरेट होगा. इस फायर में यदि हम एक रॉड को कुछ इस तरीके से डाल दें, एक रॉड को, यदि रॉड को यहाँ से होल्ड करें और इसको आग में कुछ इस तरीके से डाल दें, तो क्या देखते हैं वहाँ पे कि कुछ देर में ये रॉड जो है सो ये तो गर्म होगा यहाँ पे, और कुछ देर में पता चलता है कि हाथ तक भी हम ये मतलब गर्म हो गया. तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो हीट का है सो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. किस तरीके से हो रहा है? ये हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पार्टिकल टू पार्टिकल मतलब लिंक होकर के एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है. किस तरीके से कर सकते हो? एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे ही इसमें हीट जनरेट मतलब यहाँ पे जैसे इसको हीट के कांटेक्ट में लाए तो इसका जो मॉलिक्यूल्स है, तो एक कह सकते हैं कि उस रॉड का जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे. और वाइब्रेट होने से पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होता. पार्टिकल क्या करता है? हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है. ऐसे वाइब्रेट किया और हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है. तो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और कुछ इस तरीके से इस पॉइंट तक कुछ टाइम पे आ जाता है. तो ये हो इस मेथड को बोला जाता है कंडक्शन मेथड, जिसमें पार्टिकल मूव नहीं करता है. इन कंडक्शन मेथड देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओनली मूवमेंट ऑफ द एनर्जी. वहाँ पे एनर्जी का सिर्फ मूवमेंट होता है, तुम्हारा पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है. एंड नेक्स्ट वन कंडीशन इज, यहीं पे देखो इसी में नेक्स्ट कंडीशन कि मान लो यहाँ पे हम हाथ को डायरेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे रखें. इस पॉइंट पे यदि हाथ को रखते हैं ऐसे करके, कुछ हाथ को इस तरीके से रखें आग के पास, तो देखते हैं कि वहाँ भी हमको हीट मिल जाता है. तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन वहाँ पे हीट को जो वहाँ तक पहुँचा रहा है वो कौन पहुँचा रहा है? तो यहाँ पे हीट पहुँचाता है हमारा एयर मीडियम. एयर मीडियम कह सकते हैं एक तरीके से ये कि यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल नहीं बोलेंगे एयर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे. तो यहाँ का एयर मॉलिक्यूल जब इसको हीट करते हैं तो उसका क्या होता है ना कि एयर पार्टिकल का जो डेंसिटी है वो लेस हो जाता है. यहाँ पे इस पॉइंट पे यदि मैं बात करूँ तो डेंसिटी कम हो जाता है, और यहाँ डेंसिटी कम और ऊपर वहाँ ठंडा है तो डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि क्लोज क्लोज है पार्टिकल्स तो 100% डेंसिटी ज़्यादा होगा. तो डेंसिटी यहाँ पे कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है. तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जिसका ज़्यादा है और जहाँ कम है तो वो दोनों उल्टा काम करेगा. ये जो ज़्यादा डेंसिटी है तो नीचे की तरफ आएगा, और ये कम डेंसिटी वाला है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. मतलब कह सकते हो यहाँ पे कि हवा का मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो हल्का हो जाने के कारण ऊपर की तरफ चल जाता है, और ऊपर भारी रहता है तो ठंडा वाला नीचे की तरफ आता है, कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे होता है. तो हम लोग को यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. बट यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. मॉलिक्यूल जो है सो गर्म मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ और ठंडा मॉलिक्यूल नीचे की तरफ उसको फील करने के लिए आता है कुछ इस तरीके से. नेक्स्ट वन कंडीशन है कि यदि हाथ को यहाँ पे रखें, इस पॉइंट पे हाथ को यहाँ रखें, या तो यहाँ पे हम इसके बगल में बैठ जाएं, तो देखते हैं कि इधर भी हीट जो है सो हमको मिल जाता है, इधर भी. तो ये वाला जो कंडीशन है, तो इसमें तो देख रहे हैं कि हीट जो है यहाँ पे जल रहा है, हम बहुत दूर इधर किनारे हैं, तो यहाँ पे किस मीडियम किस तरीके से आ रहा है? तो इस सिचुएशन में जो है सो एयर मॉलिक्यूल्स हमको हीट नहीं देता है. इस कंडीशन में हमको हीट जो है सो डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव, या तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है. तो यहाँ पे क्या देखिए, ये जो मेथड है इसको बोला जाता है कंडक्शन मेथड. कंडक्शन जिसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं बट एनर्जी ट्रांसफर होता है. इसमें पार्टिकल मूव करता है तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड. ये केवल लिक्विड और मतलब लिक्विड के लिए. ये वाला जो है सो लिक्विड मतलब एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, एयर पार्टिकल्स हैं. तो एयर में हम जानते हैं कौन सा वाटर ड्रॉपलेट्स तो होते हैं छोटा छोटा. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लिक्विड का यहाँ पे पार्ट है, तो इसको बोलेंगे कन्वेक्शन. और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स मतलब वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, या फिर कह सकते हो कि गैसियस मीडियम भी ले सकते हो एक मिनट के लिए. तो
कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एयर ड्रॉपलेट्स एक तरीके से होगा तो कन्वेक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग रेडिएशन। रेडिएशन मतलब देयर विल बी नो मीडियम, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा। यदि मीडियम नहीं रहेगा तो और जल्दी हीट होगा वहाँ पे, और मीडियम यदि रहेगा तो थोड़ा लेट से होगा लेकिन हीट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो लाइट है यहाँ पे ना, तो लाइट है तो हम जानते हैं 3 × 10⁻⁸ की स्पीड से इधर आएगा उसका एनर्जी, और कुछ इस तरीके से रेडिएट वहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे टोटल तीनों कंडीशन यहाँ पे तुमको दिख रहा है। पहला कंडीशन देख लिए कंडक्शन, सेकेंड वन कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इधर रेडिएशन। अब हम लोग तीनों को एक्सप्लेन करेंगे मतलब अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले कंडक्शन को देखते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक रॉड को कंसीडर करो। ये रॉड ले लिए और यहाँ पे हीट को हम लोग देना है, इस जगह पे हीट को देते हैं कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पे हीट दे रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हीट को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इस जगह पे इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं। इस जगह पे इस तरीके से हीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको हीट करेंगे तो 100% हम जानते हैं कि यदि यहाँ पे हीट इसको मिलेगा इस जगह पे, तो इसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो डिफरेंट मिलेगा हमको। कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, क्योंकि इधर देखो इधर ठंडा होगा इधर गर्म होगा। जैसे यहाँ पे हीट मिलेगा इसका टेम्परेचर T1, यहाँ पे T2, तो टेम्परेचर का तो डिफरेंस हमको मिलने वाला है एक दूसरे यहाँ पे और यहाँ पे। तो हायर से लोअर मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ टेम्परेचर जो है, आई मीन हीट जो है सो ट्रांसफ़र होगा। हीट ही ट्रांसफ़र होता है, उसी को तो टेम्परेचर बोलते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हॉट से कोल्ड की तरफ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन एक ये भी है कि ये जो रॉड है, यहाँ पे जो रॉड लिए हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए के बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इस रॉड का लेंथ को भी ले लेते हैं, क्योंकि देखो ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए लेंथ को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ज़्यादा लेंथ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, कम लेंथ रहेगा तो कम हीट देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यदि यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे हीट ना बोल करके हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हीट करंट। क्यों बोलेंगे उसको समझो। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लो एक क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करें और यहाँ से हीट कुछ इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से हीट का जो पार्टिकल्स आई मीन मॉलिक्यूल्स है या तो हीट एनर्जी है, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड मतलब कुछ हीट एनर्जी पास हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि हीट फ्लो पर सेकेंड। यहाँ पे हीट फ्लो पर सेकेंड मतलब हीट पास कर रहा है पर सेकेंड। तो एक तरीके से पावर हो गया वहाँ पे, लेकिन उसको पावर ना बोल करके हम लोग हीट करंट बोलेंगे, इसको एच से ही बोल देंगे हीट। यहाँ पे बोलेंगे हीट फ्लो पर सेकेंड, मतलब यूनिट मेथड के लिए यहाँ पे पर सेकेंड हम एक्चुअली यूनिट नहीं मतलब पर सेकेंड देखना चाहते हैं कि कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हीट फ्लो पर सेकेंड फॉर दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कहीं भी तुम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कंसिडर कर लो, हर एक क्रॉस सेक्शन से इतना ही हीट पास करेगा, ठीक है। हर एक क्रॉस सेक्शन से कहीं से भी तुम देखो, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो हीट का क्रॉस सेक्शन जो है पर सेकंड तुमको एज इट इज मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ से जितना एनर्जी हम यहाँ से इसको मिलेगा उतना एनर्जी को ही तो ट्रांसफर वो करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि हीट फ्लो पर सेकेंड फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन, और इसी को बोला जाता है हीट करेंट, हीट करेंट। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हीट है और यहाँ पे हीट पर सेकंड बोल रहे हैं, इसलिए हीट पर यूनिट टाइम होगा, पावर भी नहीं बोल सकते हम लोग इसको, इसको हीट करंट बोलते हैं। और यही हीट करंट जो है सो कुछ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है वो तुमको दिख भी रहा होगा, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो हमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा बड़ा एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो ज़्यादा करंट पास होगा। तो वो सबसे पहले डिपेंड करेगा तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, सेकंड चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और थर्ड जो है सो लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो टोटल 3 फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, या तो कंडक्टर जो भी है, कोई भी कंडक्टर यहाँ पे होगा तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से बोलेंगे। तो हीट current is directly proportional to the area of cross section, and second one condition is heat is directly proportional to the change of temperature T1 minus T2, चेंज इन टेम्परेचर कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बोलोगे T1 माइनस T2 क्यों लिए, देखो T1 ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ T2, क्योंकि यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, इसीलिए कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। हायर माइनस लोअर कुछ इसी तरीके से तो करते हैं हम लोग, हाई माइनस लो। तो ये चीज़ है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट वन जो है थर्ड वन, वो है तुम्हारा लेंथ पे डिपेंड करता है।
अब लेंथ तुम खुद सोचो कि यहाँ पे लेंथ इन्वर्सली होगा या डायरेक्टली होगा। तो लेंथ यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों इन्वर्सली होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि लेंथ यदि ज़्यादा होगा तो हीट को ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज़ यदि हीट क्या बोलते हैं, लेंथ कम होगा तो हीट जो है सो कम देना पड़ेगा। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो हीट करंट जो यहाँ पे डेवलप होगा, तो लेंथ छोटा होगा तो जल्दी करंट डेवलप होगा, ज़्यादा करंट डेवलप होगा। और वही लेंथ ज़्यादा होगा तो करंट जो है सो देर से डेवलप होगा और कम डेवलप होगा। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि लेंथ जो है सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कम होगा तो ये ज़्यादा होगा हीट करंट, और वही चीज़ लेंथ का ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। तो लेंथ के हिसाब से यहाँ पे कम और ज़्यादा होगा तुम्हारा, तो इसको बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सभी को हम लोग यदि कंबाइन कर दें और एक साथ लिखें तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए डिवाइडेड बाई एल इंटू T1 माइनस T2। सबको एक साथ कंबाइन कर दिए तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई एल इज टू दिस, कुछ इस तरीके से। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटाएंगे यहाँ से, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि यहाँ से हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा उसको देखो। एच इज इक्वल्स टू, उसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है उस कांस्टेंट को, के, और फिर यहाँ पे क्या हुआ ए बाई एल T1 माइनस T2, दिस वन। सबको एज इट इज दिखा देंगे। तो सबके बारे में जान रहे हो, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में जानना है तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर के ना, के इज द फर्स्ट ऑफ ऑल के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। के का वैल्यू डिफरेंट होगा तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए, तो के विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे कॉपर होगा तो उसका अलग कंडक्टिविटी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। यदि वहीं एल्यूमिनियम होगा तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी वो डिफरेंट होगा। मतलब कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा तुम्हारा ये थर्मल कंडक्टिविटी। तो कुछ इस तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। यदि यहाँ पे के को सब्जेक्ट तुम करो तो के को यदि यहाँ पे सब्जेक्ट किया जाए तो के का यदि मैथमेटिकल फॉर्मूला, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको यदि बोले कि थर्मल कंडक्टिविटी को प्रूव कीजिए, सॉरी उसका क्या वैल्यू आएगा, तो उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या आएगा। यहीं पे देखो के को सब्जेक्ट करते हैं तो इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा एच एल डिवाइडेड बाई ए, और ये जो हो जाएगा T1 माइनस T2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, और ये हो गया हीट करंट का फॉर्मूला। दिस वन इज द हीट करंट, हीट करंट। और ये क्या है, थर्मल, यहीं पे तो है थर्मल कंडक्टिविटी, ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अब यदि मैं थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट लिखूं तो क्या आएगा, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसका क्या होगा यूनिट। तो एच का क्या होगा, जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे लिख लो जूल पर सेकेंड होगा, क्योंकि देखो हीट पर सेकेंड है तो हीट का होता है जूल, और पर सेकेंड ये हो गया कुछ इस तरीके से जूल पर सेकेंड। एल है लेंथ, इसका क्या होगा मीटर, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर, एंड टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर मतलब केल्विन माइनस केल्विन क्या आएगा, केल्विन ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे केल्विन के। अब इसके दोनों के में कंफ्यूज मत होना, ये वाला के और ये वाला के में दोनों में डिफरेंस है। ये केल्विन है, वो क्या है तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी है। अब देखो यहाँ से एक स्क्वायर और ये एम कट जाएगा तो क्या मिलेगा अपना, इसका यूनिट मिल जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पर मीटर एंड पर केल्विन। दिस वन इज द एसआई यूनिट, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप चाहो तो इसको वाट भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड को वाट ही बोलते हैं क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या तो हीट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, ये हो जाएगा वाट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाट पर मीटर पर केल्विन, ये भी चीज़ को आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसा यूनिट में। तो ये अपना मिल गया हमको थर्मल कंडक्टिविटी और उसका मैथमेटिकल फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा आपको, आपको बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला क्वेश्चन मिल सकता है। और यदि कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए, मान लो कि एक कॉपर रॉड ले लिए और एक एल्यूमिनियम का ले लिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है
कि यदि कॉपर है और एक एल्यूमिनियम, उसकी जगह पे वैल्यू को ऐसे रखना, H1 = A1 L1, है ना। इस तरीके से वैल्यू को आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा और दोनों को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में उस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, तो आप एक बार वहाँ पे ट्राई कर लेना। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन पूरा कंप्लीट, कंडक्शन से रिलेटेड सारा डिस्कशन। उसके बाद आता है कन्वेक्शन। नेक्स्ट वन इज द कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है, और कन्वेक्शन कन्वेक्शन को कुछ हद तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि कन्वेक्शन क्या है, और भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। सेकेंड वन, कन्वेक्शन किसके लिए बोले, स्पेशली फॉर लिक्विड, जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स कम से कम हो, वैसे सिचुएशन में बोल सकते हैं कन्वेक्शन। वाटर ड्रॉपलेट या वाटर मॉलिक्यूल्स कम से कम होना चाहिए, और हम जानते हैं कि एयर है तो एयर में वाटर का मॉलिक्यूल तो होता ही है, तो एयर को हम ले सकते हैं एज ए लिक्विड, एज ए फॉर्म ऑफ, मतलब गैसियस फॉर्म में है, बट एज वाटर ड्रॉपलेट्स के केस में हम कह सकते हैं कि एयर में भी कन्वेक्शन पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पे कन्वेक्शन है तो हम लोग चलो वाटर को ही लेकर के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेनर ले लो एक, कुछ इस तरीके से एक कंटेनर को ले लेते हैं, और इस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को कुछ इस तरीके से दे देते हैं, वाटर वाटर को ही डाल देते हैं कुछ इस तरीके से, और इस वाटर को हम हीट करते हैं। नीचे फायर, मतलब तुम आग लगा दो नीचे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से क्या इसको मिल रहा है, हीट मिल रहा है। क्यों हीट इसको मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे होगा क्या, पानी गर्म होगा। पानी गर्म होगा मतलब नीचे का ये जो लेयर है, ये लेयर सबसे पहले हीट होगा, ठीक है। वाटर को फिर क्या करेगा, वाटर को हीट करेगा, तो वाटर को हीट करेगा तो इसका मॉलिक्यूल जो एक तरीके से बोला जाता है ना कि यहाँ का एयर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के कारण वो जो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए तो हम लोग आग जलाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह के हाथ से, इस तरीके से हाथ को रखते हैं तो बहुत तेज़ हमको हीट लगता है, हीट फील होता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को जो है वो क्या करता है, ऊपर की ओर धक्का देता है। मतलब ठंडा वाला जो है सो गर्म हो जाने के कारण वहाँ का जो एयर है वो हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की तरफ, और ठंडा वाला जो ऊपर में ठंडा वो नीचे की तरफ आता है। जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है, ठंडा गर्म की तरफ और गर्म ठंडा की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है या तो यहाँ पे वो ठंडा हो गया, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी जो है इसका गर्म होने के कारण डेंसिटी कम हो जा रहा है, और वहीं ऊपर का जो पानी है वो ठंडा है अभी, तो इसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी जिधर, यहाँ पे बुएंट फोर्स भी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स को भी तुम देख सकते हो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका मास ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, तो वाटर ऊपर ठंडा है, उसका मास ज़्यादा है वाटर ड्रॉपलेट्स का, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो किधर आएगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचेगा उसको, मतलब उसका वेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खींचेगा, जिसको वेट फोर्स नहीं बोलना चाहते हो तो आप थ्रस्ट बोल सकते हो। थ्रस्ट के कारण वहाँ का मॉलिक्यूल जो है नीचे की तरफ आएगा, और नीचे का जो है सो वाटर मॉलिक्यूल गर्म होने के कारण उसका जो है सो मास लेस हो जा रहा है, मास लेस होने के कारण क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुएंट फोर्स वर्क कर जा रहा है, जिसको अप थ्रस्ट बोलते हैं। तो अप थ्रस्ट के कारण वो जो है सो वाटर का मॉलिक्यूल जो है सो ऊपर की तरफ यहाँ से जाएगा कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ, ठीक है। और ऊपर ठंडा वाला जो है सो नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस, एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस का, मतलब साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस होता है, और पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो जो भी होता है कुछ इस तरीके से, तो ये साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे होता है तुम्हारा, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्वेक्शन। ठंडा हीट, ठंडा गर्म की तरफ और गर्म ठंडा की तरफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को बोलते हैं कॉन्वेक्शन, ठीक है। इसका और भी एग्जाम्पल है, यदि आप इसका और बेटर एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो हम लोग ले सकते हैं। आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे क्लास 10th में, कि यदि हम डे, और यहाँ पे लिख देता हूँ, डे के टाइम में और नाइट के टाइम में, दो टाइम में आप ये समुद्र और उसका लैंड, मतलब बगल वाले लैंड के बारे में आपको जहाँ पता होगा कि हवा जो है सो किस तरफ से किस तरफ की ओर चलती है। तो यदि मैं यहाँ पे सी ब्रीज की बात करूँ, सी ब्रीज मतलब, सी ब्रीज का कहने का मतलब यहाँ पे हल्की हवा, ठीक है। तो वो जो है ना, डे के टाइम में, दिन के समय में क्या होता है ना, समुद्री हवा जिसको बोलते हैं, वो जो है सो लैंड की तरफ मूव करता है। क्यों ऐसा होता है, मान लो ये लैंड है, ये यहाँ पे ज़मीन है, लैंड है, और यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सी, मतलब समुद्र है ये, और ये लैंड है, ज़मीन है, ठीक है। तो
पानी यहाँ पे नीचे इस जगह पे पानी है, इस जगह पे ज़मीन है, तो हम जानते हैं कि सन का लाइट दोनों को मिल रहा है, सन का लाइट दोनों को मिल रहा है। तो लैंड जो है ना, इसका कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स है, लैंड में मॉलिक्यूल बहुत क्लोज क्लोज है, तो ये इसका जो यहाँ पे जो लैंड है वो हीट जल्दी हो जाएगा, ये हीट जल्दी हो जाएगा। और सी जो है, समुद्र का पानी जो है वो हीट होने में टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेता है। तो लैंड लैंड जल्दी हीट हो गया, और ये तुम्हारा वाटर जो है सो लेट से, मतलब टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा हीट होने में। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, वो देखो, यदि यहाँ पे लैंड तुम्हारा जल्दी ज़्यादा हीट हो जा रहा है, मतलब जल्दी हीट हो जा रहा है, तो यहाँ के मतलब ये पूरा गर्म हो गया, गर्म होने के कारण इसके अगल बगल वाला जो एयर एयर है, यहाँ का जो एयर है वो भी हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ का एयर यदि हीट होगा तो एयर हीट होने के कारण ये हल्का पड़ जाएगा इसका मॉलिक्यूल, और ये किधर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि हल्का होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ऊपर वाला जो ठंडा हवा है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ, ठंडा वाला हवा नीचे की तरफ आएगा, और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगा। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे समुद्र में जो है, समुद्र मतलब पानी में जो है, यहाँ का जो हवा है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं ये तो गर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ठंडा है, यहाँ का हवा ठंडा है। तो इस तरीके से बोलो, ऊपर ना बोल करके आप ऐसा बोलो कि यहाँ का जो गर्म हवा है, मतलब गर्म हवा वो किधर आएगा, ठंडा की तरफ आएगा, ऐसे बोल दो कि ठंडा की तरफ आएगा, और ये ठंडा जो किधर जाएगा, गर्म की तरफ जाएगा, ठंडा हवा जो गर्म की तरफ जाएगा। तो ये इसीलिए क्या होता है ना कि आप लैंड मतलब कहीं सी बीच में जाओ, सी बीच में, तो क्या होता है ना कि वहाँ पे आप उसके बगल में रहो तो ठंडा हवा आपको मिलता है, इसका मतलब दिन में। तो इसका कारण ये है कि ये गर्म है और इधर से ठंडा हवा उसको फील करने के लिए आ रहा है, और गर्म हवा समुद्र की तरफ चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो तुम्हारा कौन सा है, कन्वेक्शन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से वर्क करता है, मतलब ठंडा हवा गर्म हवा की तरफ आता है और गर्म हवा ठंडा हवा की तरफ जाता है, कुछ इस तरीके से। तो इसका पानी गर्म नहीं रहता है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब पानी गर्म नहीं है, तो यहाँ पे ठंडा हवा है इसके अगल बगल, तो ये जो है सो गर्म को फील करने के लिए जा रहा है, और गर्म वाला जो है सो ठंडा की तरफ आ रहा है। तो ये प्रोसेस होता है दिन के टाइम में। अब बोलोगे नाइट में उल्टा जस्ट क्यों होता है, नाइट में उल्टा होता है। नाइट में क्या होता है ना कि नाइट में जो है सो ये सी जो है और ये लैंड था ना, तो इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अब रात में तो भाई मून है, वहाँ तो सन नहीं रहता ना, तो टेम्परेचर उस वैसे सिचुएशन में जो लैंड है ये क्या होता है, ठंडा पड़ा, मतलब यहाँ पे ठंडा होता है लैंड, और ये जो है पानी गर्म हो जाता है, शाम तक में पानी जो है सो गर्म हो जाता है। और पानी जब एक बार गर्म हो जाए ना, तो ठंडा होने में टाइम लेता है। जब जो चीज़ गर्म होने में टाइम ले रहा है वो ठंडा होने में भी टाइम लेगा, और लैंड जो जो चीज़ जल्दी हीट हो रहा है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो टाइम ज़्यादा ले रहा है गर्म होने में वो ज़्यादा टाइम ठंडा होने में भी लेगा। तो सी का जो वाटर है, ये वाटर जो है सी का, ये गर्म हो गया है तो ठंडा होने में ये टाइम ले रहा है, पूरा मतलब टाइम लेगा ये ठंडा होने में। तो वैसे सिचुएशन में ये यहाँ पे इसको ठंडा मिल रहा है, ये गर्म मिल रहा है, वाटर गर्म है अभी और लैंड जो है सो ठंडा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो गर्म हवा है किधर जाएगा, लैंड की तरफ, और ठंडा हवा किधर आएगा, ठंडा हवा तुम्हारा आएगा सी की तरफ। तो कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, मतलब ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ रात में चलती है, तुम लैंड के पास जाओगे तो वहाँ पे गर्म हवा मिलेगा, कहाँ पे, सी के बगल में, रात में गर्म हवा वहाँ पे मिलेगा आपको, और वही चीज़ दिन में जाओगे तो आपको ठंडा हवा मिलेगा। तो यही रीज़न है, और ड्यू टू कन्वेक्शन बोल सकते हैं इसको। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा कन्वेक्शन का। नेक्स्ट वन अपना आता है रेडिएशन। रेडिएशन किस तरीके से समझा जा सकता है, देखो, रेडिएशन एक्चुअली इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है रेडिएशन में। तो तीसरा पॉइंट है अपना रेडिएशन। ठीक है, ये एक तरीके से ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको यदि हम लोग देखें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि लिया जाए तो सन है। रेडिएशन के बारे में तो बता चुके हैं कि मान लो यहाँ पे फायर है, इस जगह पे फायर है, तो हवा, ये क्या बोल सकते हैं, इधर इधर हमको इस पॉइंट पे भी हम यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये हमको यहाँ तक में हीट एनर्जी दे देता है, इस जगह पे हीट एनर्जी हमको मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए, रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे कोई मीडियम का इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो मीडियम है, हम जानते हैं, तुम बोलोगे कि एयर तो यहाँ पे है सर,
तो एयर है तो ऐसी सिचुएशन में आपको रेडिएशन वहाँ भी मिलेगा, बट कम स्पीड से मिलेगा और कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट वही चीज़ यदि वैक्यूम होता तो आपको और ज़्यादा मिलता, यदि मीडियम नहीं होता तो और ज़्यादा मिलता। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड वैक्यूम में जो सो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और एयर में भी बहुत इतना ही के बराबर माना जाता है, इसलिए हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इतना स्पीड से कुछ इस तरीके से मूव करता है रेडिएशन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आग लगा हुआ है, उसको बहुत बगल में भी रहे ना, तो वहाँ भी हम लोग को एनर्जी फील होता है, हीट एनर्जी फील होता है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमको रेडिएशन मिलता है वो रेडिएशन है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा एक्सिस में यदि बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई एक्सिस में है, तो तीसरा जो रेडिएशन मिलेगा वो जेड एक्सिस में हमको मिलेगा। ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ पे पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग बेटर तरीके से इसको पढ़ेंगे। अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक बेसिक अभी जान लो बस इतना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से हमको मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एग्जाम्पल हम बोले इसका क्या चीज़, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सन। सन तो बहुत दूर है ना, सन जो है वो आग का गोला है एक तरीके से मान सकते हो, और सन बहुत दूर है, फिर भी आपको वहाँ से हीट एनर्जी मिल जाता है। आप दिन में देखो ना, दिन में आपको धूप बहुत ये लगता है ना, तो कह सकते हैं कि, और लैंड भी बहुत हीट हो जाता है गर्मी के दिनों में, आप तो फील कर सकते हो इसको। और ठंडा के दिनों में भी हम लोग फील करते हैं, सन का लाइट से हमको क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो सन से हमको हीट एनर्जी मिल रहा है वो किस वे में मिल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यदि बीच में वैक्यूम रहे और मीडियम ना रहे तो हमको और ज़्यादा हीट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। और इसका स्पीड तो हम बता चुके हैं आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तुम्हारा आता है। सन को सन से सन से लैंड तक हीट को आने में 8 मिनट समथिंग लगता है टाइम, 8 मिनट मिनिमम, मतलब 8 मिनट कुछ सेकेंड लगता है। तो 8 मिनट टाइम इसको लैंड तक आने में लगता है, और उसके बाद कंटिन्यूस आपको हीट ही देता रहता है दिन भर। तो ये चीज़ है तुम्हारा सन। सन कुछ इस तरीके से हम लोग को देता है, और ये इसको बोलते हैं एक्चुअल में थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन, ये जो जितना भी हम यहाँ पे रेडिएशन की बात कर रहे हैं इसको थर्मल रेडिएशन भी नाम दे सकते हो आप, क्योंकि थर्मल मतलब हीट होता है। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन इसको बोला जाता है बेसिकली। तो थर्मल रेडिएशन हो गया तुम्हारा एक तरीके से। और भी यदि इसका और बेस्ट एग्जांपल जानना चाहते हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एक तरीके से कह सकते हो कि देखो, कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब ब्लैक कलर, जैसे ठंडा के दिनों में एक्चुअल में यदि बोला जाए तो हम लोग ब्लैक या फिर डार्क डार्क कलर, मतलब कोई कलरफुल कपड़ा को पहनते हैं ठंडा दिन में, वाइट कपड़ा को नहीं पहनते। वाइट कपड़ा को यदि पहनेंगे तो इसमें क्या है ना कि इसमें हमको लाइट का एनर्जी, तो मतलब सन का लाइट आएगा तो ये क्या करता है, पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है इसको। वाइट कलर 100% वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। बट डार्क कलर कलर यदि हम वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करता है, मतलब रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब करता है, और वाइट कलर जो है सो उसको रिफ्लेक्ट करता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है ये। इसीलिए क्या एक तरीके से ये कह सकते हैं कि डार्क कलर जो है सो, डार्क कलर के पास अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन जो है सो मैक्सिमम होता है। और तुम्हारा लाइट कलर, लाइट मतलब वाइट की जगह पे लाइट तुम बोल दो, हल्का कलर यदि हम यूज़ करें, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो जो है सो लाइट को क्या करता है, मतलब रेडिएशन को जो है सो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अब्जॉर्प्शन पावर जो है सो उसका लेस होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे कि डार्क डार्क और यहाँ पे लिख देंगे लाइट, लाइट कलर है ना। डार्क जो है सो क्या करता है, मोर ऑब्जॉर्प्शन मोर ऑब्जॉर्प्शन मोर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन more absorption of radiation, and light color is the less absorption of थर्मल रेडिएशन लिख सकते हो, ऑफ रेडिएशन कुछ इस तरीके से। तो ये सारा चीज़ फंडा है यहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ को समझने का, थर्मल, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग तीनों को समझ सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो हम लोग इसमें आज जो डिस्कस किए हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, वो टोटल 3 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तुम्हारा। फर्स्ट वन कंडक्शन, नेक्स्ट वन कन्वेक्शन एंड अनदर वन इज द रेडिएशन। और इस तीनों को हम लोग कुछ इस तरीके से देखें, और तीनों में से कंडक्शन का मैथमेटिकल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, बाकी का कोई मैथमेटिकल फार्मूला विशेषकर नहीं है, बस आपको थियोरेटिकली आपको समझाना होता है। कंडक्शन में मैथमेटिकल फार्मूला है और जिसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। ओके, सो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये है आज आज का हम लोग का पूरा लेक्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।